इसे एक दिन या कुछ घंटों में पूरा नहीं किया जा सकता, परंतु हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसके परिणाम से हम रोगों से बचे रहें। तो स्वास्थ्य के अनेक बिंदु हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में स्वस्थ वृत्त नाम का एक विषय है, बहुत बड़ा विषय है। उस स्वस्थ वृत्त नाम के विषय में हम छोटी छोटी बातें 5 मुद्दों पर समझें। पहला मुद्दा पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड कहती है अंग्रेजी में। दूसरा मुद्दा स्वच्छता, तीसरा मुद्दा नियमित जीवन, चौथा मुद्दा स्वास्थ्य चेतना और 5वां मुद्दा रक्तदाब वर्धन, हीमोग्लोबिन एनहांस। तो हम इन मुद्दों पर विचार करें, और विचार इसलिए करें कि उस विचार के अनुसार हम अपने अपने परिवार में अगले समय में निरंतर वैसा ही करते रहेंगे। तो सबसे पहले बहुत संक्षेप में समझें कि पौष्टिकता का मतलब क्या। प्राय करके लोगों की समझ में हलवा है, चूरमा है, खीर है, लड्डू है, बर्फी है, पेड़ा है, रबड़ी है, इनको पौष्टिक समझा जाता। परंतु पौष्टिकता का विचार ये समझा था कि जो भोजन हमने ग्रहण किया वो पच गया, उसका रस बन गया आयुर्वेद की भाषा में, और आगे चल करके वो रस जो है रक्त में बदल गया यकृत आदि के सहयोग से। और हम बराबर सावधान रहे हमारे आहार के मामले में, इसलिए जो रक्त बन रहा वो दूषित नहीं हुआ, खून गंदा नहीं हुआ। ये तीनों बातें एक साथ चलें तो समझिए कि वो पौष्टिक है। रक्त स्वच्छ रहे, रक्त निर्मित होता रहे, उसका रस ठीक समय पर बनता रहे, इन तीनों का समुचित समन्वय, उसके परिणाम से हमारे शरीर में पौष्टिकता होगी। तो पहली बात तो ये। अब हम ये देखें कि अपन अपने परिवार में, अपने घर में जो आहार वस्तुएं बनाते वो अधिक से अधिक पौष्टिक किस स्थिति में हो सकती है, और उस स्थिति को बनाने का प्रयास हम अपने घर परिवार में करें। एक एक करके चीजों को लेते हैं। जैसे सबसे पहले दूध। तो दूध देखिए 3 तरह का। एक तो गौ माता जो पीले रंग का दूध दिया करती है। गौ माता की विशेषता उसकी एक ठान होती है, रूंबा सा निकला हुआ होता है, तो उस ठान में सूर्य नाड़ी होती है। सूर्य नाड़ी होने से जो गौ का दूध है वो विषनाशक होता, एंटी पॉइजन होता। दूसरी भैंस, भैंस का दूध सफेद होता, और उसके अलावा जो भैंस का दूध है वो 5 प्रकार की तकलीफें पैदा करता। जो भी कोई परिवार या व्यक्ति जितना अधिक भैंस के दूध का उपयोग करेगा, या दही का या अन्य चीजों का, तो उस व्यक्ति या परिवार में घुटने का दर्द, कमर की अकड़, खून की नलियों में कचरा जिसे अंग्रेजी में कोलेस्ट्रॉल कहते, और जिसके बढ़ने से दिल की तरह तरह की बीमारी बढ़ती, माथे में गर्मी और आंखों में मोतिया यानी कैटरेक्ट, ये 5 बीमारियां
पिछले 3 दशक से हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला थी, तो अध्यक्ष ने कहा कि वो सबसे पीछे बैठा हुआ ना पंडित रामतू, उसको बुला लो। तो मैंने समझा दिया कि काली भैंस का दूध अगर काम में लाएंगे तो ये 5 बीमारियां होंगी। अब चलिए रंगीन भैंस, जिसको रेडिटन कहते, जर्सी कहते, होलिस्टीन कहते। तो मैं जो आगे बोल रहा हूं वो मेरी ओर से नहीं बोल रहा, वो मैं बोल रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक न्यूजीलैंड है, उसमें डॉक्टर वुडवर्थ हैं। वो इतने सम्मानित व्यक्ति हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या विश्व खाद्य कृषि संगठन FAO या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इन तीनों में ही डॉक्टर वुडवर्थ के विचार का सम्मान। इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि वो व्यक्ति डॉक्टर बजाज की जैसे कितने उच्च कोटि के प्रामाणिक व्यक्ति होंगे। विश्व में जो 200 से अधिक देशों के शासक हैं, उनको खबर करते रहते हैं कि आपके देश के लोगों को रेडिटन, जर्सी, होलिस्टीन के दूध से बचाओ। फिर ये भी कहते कि भारत से गीर आदि गाय को बुलाओ, उनकी संख्या को बढ़ाओ। आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश जो ब्राजील नाम से जाना जाता, वो जो भारत की गौ माताएं हैं ना गिर नस्ल की, उनका निर्यात करने लग गया। करना चाहिए था भारत को, चाहे गिर हो, चाहे कांकरेज हो, चाहे थरपारकर हो, हैं जी, या आपके राठी हो, या आपके साहिवाल हो, या आपके बिहार में पटना वाली हो, या आंध्र में एक विशेष गाय होती है जो 10-11 लीटर दूध देती है, तो वो निर्यात कर रहे। और ये भी जान के आपको सुखद आश्चर्य होगा कि बिना विदेशी संकरण के देशी गाय का दूध बढ़ाने में न्यूजीलैंड ने 10 लीटर को 25 तक पहुंचाया, जो आपका हॉलैंड है उसने 35 तक पहुंचाया, परंतु ब्राजील ने गीर गाय को प्रतिदिन 10 लीटर से आगे बढ़ाते बढ़ाते 45 लीटर तक पहुंचा दिया। अब ये काम तो सारा भारत ने करना चाहिए था, भारतीयों ने करना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं किया, विदेश वाले कर रहे। खैर, तो डॉक्टर वुडवर्थ ये कहते कि ये जो रेडिटन, जर्सी, होलिस्टीन है, इसके दूध में MORPHINE है, यानी अइफेन विष, आयुर्वेद की भाषा में, सादी हिंदी में अफीम का जहर। अब कोई पिछले 15 सालों से जो भारत के अभिभावक, माता पिता, पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा संकट में पड़ गए। तो संकट में क्यों पड़ गए? वो कहते हैं कि साहब बच्चे कहना नहीं मानते। तो बच्चों में अवज्ञा, बच्चों में उद्दंडता पिछले 15 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी। उसका और भी कोई कारण होंगे। एक जो प्रमुख कारण है वो आपके रेडिटन, जर्सी, होलिस्टीन का दूध है, क्योंकि इसमें अफीम का जहर है। जब अफीम का जहर है तो वह स्नायु संस्थान, जो नर्वस सिस्टम है, उस पर हमला करेगा। तो जब स्नायु संस्थान नर्वस सिस्टम में अकड़ होगी और जकड़ होगी तो उसका दुष्परिणाम वो बच्चा बच्ची भोगेंगे। तो वो साथ में अपने माता पिता को अपने अजीब किस्म के व्यवहार से भुगताएंगे। अब हमारे देश के लोग, क्षमा करें बहुत कड़वी बात है, बौद्धिक प्रखरता, अंग्रेजी में IQ, तो ऐसा लगता है कि अपन जो भारतीय हैं, हम लोगों का IQ बहुत ही कम है। यानी इतना कम है कि अगर कोई शिक्षक यहां पर बैठे हों तो वो कृपा से सफल करते हैं, पास बाई ग्रेस करते हैं 25% पर। परंतु ऐसा लगता है कि हम जो भारत के माता पिता हैं वो ये अंक प्राप्त करने में शायद पास बाई ग्रेस के लायक भी नहीं। ये बेहद कड़वी सच्चाई है। आपको जान करके दुख तो होगा, परंतु जो बात है उसको तो मतलब कहना पड़ेगा। तो हम सबके सब क्या कहते हैं? अमेरिकन गाय। क्षमा करें, वो गाय कतई नहीं है, उसमें गाय का एक भी लक्षण नहीं है। एक ने प्रश्न किया कि साहब भैंस को माता क्यों नहीं कहते? मैंने कहा तुमने अपनी माता का दूध पिया? कहा जी पिया, 1 साल तक पिया। उसके बाद बोले गाय का दूध पीता हूं।
तो मैंने कहा बताओ माता के दूध की चिकनाई कितनी? तो एक बोला कि साहब 4.5। मैंने कहा बहुत अच्छा। गाय की? बोले 4.56। तो मतलब समझिए कि जो गौ माता है और जो हमारी माता है उनके दूध की चिकनाई में केवल 6/100 का ही तो फर्क है। अब जो भैंस है तो भैंस की चिकनाई तो 9 तक जाती है और कई बार 9 से ज्यादा भी जाती है। तो इसलिए जो भैंस का दूध है वो ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, यानी जो मैंने 5 तकलीफें कही उनको बढ़ाएगा। तो क्षमा करें, जो रंगीन भैंस है और जो काली भैंस है उनका दूध, उनका दही, उनका मक्खन, उनका घी, उनकी छाछ वो पौष्टिक नहीं है, ये पक्का है। इस मामले में कोई भी बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक एक या अनेक शास्त्रार्थ करें तो जो गौ के समर्थक है वो भी शास्त्रार्थ कर लेंगे, और ये पक्का है कि अंतिम परिणाम यही निकलेगा कि गौ का जो समर्थन कर रहे हैं उनके विचार को जो निर्णय करने वाला अध्यक्ष है वो विजयी घोषित करेगा। तो बात को समझें कि पौष्टिकता बड़ी सरल और बहुत आसान चीज है, परंतु क्योंकि आहार के मामले में हम किसी भी प्रकार से सावधान नहीं है, सतर्क नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। तो एक तो मुद्दा ये हुआ दूध की पौष्टिकता का। अब दूसरा मुद्दा, हम दूध हो या कुछ भी हो उसको एल्यूमिनियम और स्टील से बचाएं। यहां केवल एल्यूमिनियम लिखा हुआ है तो उसके साथ में स्टील भी लिखवा दिया जाए, है जी? ये दोनों ही खतरनाक है। लोहे में कुछ गर्म करेंगे तो जो इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ द फूड, कोई भी जो आहार द्रव्य है उसका जो आंतरिक सत्व है, तो लोहे के कारण से उसमें कमी ज्यादा होगी, परंतु वो खतरनाक नहीं है स्टील और एल्यूमिनियम की जैसे। अब अधिक पौष्टिकता चाहिए तो हमें मिट्टी के बर्तन पर आना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन के अलावा और कोई तरीका नहीं है। मिट्टी का बर्तन सबसे अधिक वैज्ञानिक है। मिट्टी का बर्तन आहार के निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी और सबसे अधिक अच्छा है, ये तय है। जो यूरोपीय शैली के वैज्ञानिक मित्र हैं अब वो भी मानने लगे हैं। पहले तो हमारे जैसे के लोग ही कहते थे काली भैंस और रंगीन भैंस के दूध के बारे में, अब तो यूरोपीय शैली के वैज्ञानिक भी कहने लग गए। तो जो भोजन बनाने वाली बात है, तो देखिए सबसे बढ़िया तो है कि हमारे पास में कोई सौर ऊर्जा से पकाने का कोई तरीका अपने पास में हो। अगर वो नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में है, अब अपनी तरह तरह की चीजों को बनाओ। देखिए अगर आपको याद हो तो बहुत पहले 50 साल पहले लोग गोट किया करते थे, तो ये जो आपके गाय के गोबर के छाने होते हैं ना, उसमें वो बाटियां बनाया करते थे, क्योंकि उसमें जो बाटी बनती थी उसमें जो अन्न है उसका आंतरिक सत्व, इंट्रिंसिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी, इसलिए वो बाटियां सबसे अधिक स्वादिष्ट होती थी। अगर स्वाद की बात करें तो जो आपके रंगीन भैंस का दूध है उससे ज्यादा स्वाद ठीक काली भैंस के दूध का मिलेगा, और इन दोनों के दूध से जो गौ माता है उसके दूध का स्वाद सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे मिट्टी के बर्तन में कुछ पकाएंगे वो सबसे अधिक स्वादिष्ट होगा, इसलिए होगा कि जो उस आहार द्रव्य की आंतरिक ऊर्जा है उसको उसने कम से कम खर्च किया। इस बात का ध्यान रखा जाए। एक एक करके उदाहरण अपन लेते हैं। जैसे दाल, दाल में प्रोटीन होती है तो इसलिए दाल बड़ी पौष्टिक है। जो अन्न होता है ना, जैसे गेहूं है, जैसे बाजरा है, जैसे ज्वार है या मक्की है जी, तो ये जो अन्न है इस अन्न से भी कहीं ज्यादा पौष्टिक यानी न्यूट्रिशस वो दाल है। अब क्योंकि हम लोगों का आईक्यू बहुत कम है, हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मोगर को काम में लेते। अब राजीव दीक्षित की अगर भाषा में बोलने लगे तो मोगर कचरा,
कचरा। किस लिए कचरा है? कि उस पर छिलका नहीं है, और छिलका नहीं है तो उसका मतलब फाइबर नहीं, और फाइबर नहीं है तो अब वो जो मोगर है वो आंतों में अटकेगा। जब आंतों में अटकेगा तो कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन करेगा, और कब्जी का मतलब सारी बीमारियों की जड़। तो क्षमा करें, मोगर सबसे कम पौष्टिक है। मोगर से ज्यादा पौष्टिक टूटी हुई दाल है, और टूटी हुई दाल से ज्यादा पौष्टिक साबुत दाल है, और साबुत दाल से ज्यादा पौष्टिक कौन सी? अंकुरित की हुई दाल। तो दालों में अंकुरित की हुई दाल सबसे अधिक पौष्टिक है। इसलिए आप सब महानुभावों से मैं नम्र अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अभी जो मोगर घर में आ गया वो आ गया, उसको तो फेंकना नहीं है, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। जब मोगर बनावे तो आप कृपा करके उसमें अदरक के टुकड़े डाल दें। हैं? मोगर छिलका उतरी हुई दाल, जैसे मूंग का मोगर, तो मूंग की दाल में तो छिलका है, मूंग की जो साबुत दाल है उसमें पूरी पूरी पर छिलका है। बिना छिलके वाली धुली हुई दाल उसको मोगर कहते। अपने इधर दिल्ली में कोई शायद दूसरा शब्द होगा, मुझे नहीं पता। तो अपने परिवार को मोगर से, टूटी हुई दाल से और साबुत दाल से भी आगे बढ़ करके हम अपने परिवार के लिए अंकुरित दाल का उपयोग हर दिन करें। और ये साथ में ध्यान रखें कि शाम को दाल से बचें। दालों में दो दालें हल्की हैं, लाइट कहते हैं ना अंग्रेजी में, एक मसूर एक चौड़ा। तो शाम को दाल बनानी हो तो दो दालें, उनको भी अंकुरित कीजिए, बाकी दालें सुबह बनाइए। अब आप कहेंगे मूंग तो हल्का होता है, परंतु मूंग बादी बहुत ज्यादा करता, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि खिचड़ी खानी हो तो सुबह खाओ, शाम को मत खाओ, क्योंकि खिचड़ी में चावल है, सफेद है, तो जो सफेद रंग की वस्तुएं कफ बहुत ज्यादा करेगी। तो भैंस के दूध की मनाही इसलिए तो करी आयुर्वेद ने, तो कफ बहुत ज्यादा करेगा, इसको म्यूकस कहते हैं आपकी अंग्रेजी में। तो इस प्रकार से हम एक एक वस्तु पर विचार करें तो हमको यह समझ में आएगा कि पौष्टिकता क्या, और उस पौष्टिकता का अनुगमन फॉलोअप करेंगे तो उसका परिणाम आएगा। परिणाम यह आएगा कि हम तरह तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। एक और उदाहरण लीजिए, तेल, ठीक है ना। तो जो अपने आप को अग्रगामी फॉरवर्ड समझते वो तेल को काम में लाते। अब आयुर्वेद से बात करो, जैसे अष्टांग हृदय की बात करते हैं राजीव दीक्षित, तो तैलम न तो भक्षणे, बिल्कुल साफ है वहां पर, चाहे अष्टांग संग्रह हो, चाहे अष्टांग हृदय हो, चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, हर जगह एकदम से साफ है कि तेल खाने का नहीं। तो क्या करें? तो ग्रंथ कहते हैं कि अभ्यंगम, मालिश करो। तो तेल तो मित्रों मालिश करने की चीज, अब मजबूरी है, हमारे पास में गाय इतनी नहीं है। देखिए बहुत अजीब सी बात है, परंतु बड़ा कड़वा सच है। ये देश जब आजाद किया गया था 1947 में, तो आबादी हमारे देश की करीबन 33 करोड़ थी, और गायें उस समय के अंदर हमारे देश में 40 करोड़ से ऊपर थी। यानी प्रति व्यक्ति एक से अधिक गाय थी हमारे देश में। और अभी आबादी तो हमारी 3.5 गुनी बढ़ गई, 33 करोड़ से 123 करोड़ है, ठीक है। और गायें कितनी है? 8.5 करोड़। एक साल में कितनी गायें काटी जा रही है कि प्रतिदिन 50,000, यानी 1.5 करोड़ से ऊपर। क्या है तमाशा, क्या हो गया इस देश को और इस प्रदेश के लोगों को? बहुत अजीब किस्म की स्थिति है। खैर उसमें नहीं जाते, विषय भी गौ का नहीं है। तो तेल को देखिए, जितने भी तेल हैं कुछ के अलावा, जैसे बादाम का तेल और नारियल का तेल, ये तो पित्त नहीं करता, उसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइल, BILE बाइल, वो पीला पीला निकलता है ना कई बार, तो वो तो पित्त नहीं करते। बाकी सारे तेल पित्त करते, चाहे सरसों, चाहे मूंगफली, चाहे सोयाबीन, चाहे तिल्ली। हमारे बुजुर्ग तिल्ली को मीठा तेल कहा करते थे। आज भी तिल्ली का तेल मीठे तेल के नाम से ही जाना जाता है। तो वो तिल्ली का तेल स्वाद में मीठा थोड़ी होता है, वो मीठा नहीं होता, परंतु और सारे तेलों की तुलना में जो तिल्ली का तेल है वो सबसे कम पित्त करता।
जो बाइल है वो सबसे कम बना था, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, जो 7 पीढ़ी 11 पीढ़ी या 111 पीढ़ी पहले के होते थे, उन्होंने इस तिल्ली के तेल को मीठा तेल कहा। तो जितने भी तेल हैं हम उनको काम में कैसे लाएं? इस तरह से लाएं कि हमें छौंक देना है। भाई सब्जी में छौंक देते हैं ना, तो छौंक देना है, और मान लीजिए 4 चम्मच का छौंक देना, लिए हम जैसा भी घर में काम में लाते। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पूरे ही साल सरसों का तेल काम में लाते हैं। अब ये गड़बड़ है मामला। दरअसल सरसों का तेल जो है ना, वो सर्दी की चीज है, बरसात की चीज है। अब गर्मी के मौसम में तो सरसों का तेल कतई काम में नहीं लाना चाहिए, परंतु वो परिवार में एक ऐसी परंपरा चल रही है कि चल खैर। तो अब ये जो आपका तेल है, 4 चम्मच तेल, इसमें 1 चम्मच दूध का डाल दीजिए और तेल को गर्म करिए। हाँ, तो दूध जो शहीद हो जाएगा, भाई दूध तो बेचारा जलेगा ना, तो दूध शहीद हो गया। जैसे भारत माँ के लिए शहीद होते हैं ना सैनिक सीमा पर, अरुणाचलम हो चाहे लद्दाख हो चाहे अक्साई चीन हो, तो दूध बेचारा शहीद हो गया। अब आप तेल को ठंडा करिए और उसको चौल्ला मलमल से छान लीजिए। अब ये तेल नैसर्गिक रूप से पित्त रहित हो गया। अब जो ये तेल है, जो खाद्य तेल है, ये नेचुरली रिफाइंड है। अब हालांकि वो गाय का घी तो नहीं बन गया, वो तो नहीं हो सकता, परंतु वो पित्त न के बराबर करेगा। पित्त का मतलब क्या? आजकल ऐसी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं जिनको चर्म रोग कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो बढ़ी उसका कारण क्या? कि जो हमारा खून है वो अधिक गर्म हो गया है। जितना उसको गर्म रहना चाहिए उससे सवाया, उससे 1.5, उससे दुगना गर्म हो गया है। हम राजधानियों की अंग्रेजी में बोलें तो ओवर हीटेड, ब्लड हैज बीन ओवर हीटेड। तो वो जो ओवर हीटेड ब्लड है उसके कारण से भी तरह तरह के चर्म रोग होंगे। पता कैसे चलेगा? कि खुजली मचती है। अब खुजली मची तो हम नाखून से उस खुजली को रोकने की कोशिश करेंगे, परंतु क्षमा करें, जो खुजली है वो नाखून से बहुत प्रसन्न होती है। क्यों? कि खुजली की ताकत नाखून से बढ़ जाती है। इसलिए अब मेरे से कई मरीज कहते हैं कि साहब वो खुजलाना तो पड़ेगा। मैंने कहा अगर ऐसी मजबूरी है तो तुमको जहां खुजलाना है वहां कपड़ा रखो और कपड़े के ऊपर अपनी उंगलियां चलाओ, ताकि वो नाखून नहीं लगे, क्योंकि नाखून जो है वो खुजली की ताकत को बढ़ाता है, खुजली को प्रोत्साहित करता है। अब खुजली क्यों हो रही है? खुजली इसलिए हो रही है कि जो हमारा रक्त है उसमें हम जो भोजन की असावधानी या असरता करते हैं उसके कारण से उधर तो पित्त बाइल बढ़ गया और उधर कफ म्यूकस बढ़ गया। अब क्योंकि दोनों बढ़े तो दोनों आपस में हेलमेल तो करेंगे ही करेंगे, भाई दोनों के दोनों बदमाश हैं। तो आप तो जानते हैं कि बदमाशों में हेलमेल बहुत जल्दी हो जाता है। अब वो दोनों जब हेलमेल करेंगे तो जो खाने वाला मित्र है वो फिर खुजली महसूस करेंगे। तो इसलिए खुजली से बचना, तो वही शुरू की बात मैंने कहा था ना कि पौष्टिकता का मतलब रस बने, आमाशय रस बने, गैस्ट्रम जूस हो गया। अब वो लीवर और आपके उसकी मदद से रक्त बन गया, और हमारे आहार की सावधानी से, व्यवहार की सावधानी से वो रक्त स्वच्छ ही रहा। और तीनों मिलकर के पौष्टिकता अब हुई, और उसको कायम रखने से पौष्टिकता बनी रहेगी, नहीं तो पौष्टिकता बेचारी डर के मारे भग जाएगी। तो तेल के मामले में ये बात ध्यान रखें, दूध जल जाए उतना साग उबालना है। हाँ, 5 मिनट से कम नहीं हो जाएगा। तो जब वो गर्म हो गया, ऐसा है कि एक बार कर लो। आया जैसे 1 किलो तेल है तो 1 पाव दूध डाल दो, गर्म कर लो। 1/4 है ना भाई, जैसे 4 चम्मच में 1 चम्मच दूध, तो 1 किलो अगर तेल है तो उसमें 250 ग्राम दूध, तो एक साथ बना के रख सकते हैं, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूध भैंस का नहीं होना चाहिए, दूध भैंस का नहीं होना चाहिए। अब भैंस का दूध है तो एक काम करना, उसमें थोड़ी सी हल्दी का चूरा डाल देंगे, उससे गाय का दूध नहीं हो जाएगा।
हाँ, इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जो राजीव दीक्षित के भक्त लोग हैं ना दिल्ली में, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, एक पर्यावरण सुख गोकुल खोल लो। दिल्ली के आसपास के गांव में अभी भी कई ग्वाले हैं जो गाय ही रखते हैं, देशी गाय ही रखते हैं, वो काली भैंस रंगीन भैंस नहीं रखते। उनसे दूध को मंगाओ, उसका परीक्षण हो और वो बिके हैं। इस मतलब मौसम में ऐसा है कि गर्मी के हिसाब से तो नारियल का तेल सबसे अच्छा, बादाम का तेल तो रेयर आइटम है, अमेरिका में तो खूब मिलता है। अमेरिका वाले तो आप तो जानते हैं ना कि 400 BC में हमारे अमेरिकी मित्र कमाल है। अब वो सस्ती बादाम बेच देते हैं भारत में, और जैसा हम भारत के लोग, क्योंकि हम भारत के जो लोग हैं हमारा IQ बहुत कम, तो हम कहते हैं अरे वाह अमेरिका देखो सस्ते में बादाम आ गई। अब क्षमा करें, अमेरिका ऐसा बेवकूफ नहीं है कि वो बादाम सस्ते में भेज दे। वो जो हमको बादाम भेज रहा वो बादाम की खड़ है, वो उनकी रासायनिक प्रक्रियाओं से बादाम का तेल तो निकाल लेते हैं, बादाम की शक्ल वैसी की वैसी है। अब वो है बादाम की खड़ और भारत में भेज दी, और हम भारतीय बड़े प्रसन्न के देखो अमेरिका की बादाम कैसी सस्ती। तो बहुत अजीब सा चक्कर है, परंतु उस चक्कर को राजीव दीक्षित की जैसे समझना चाहिए और उस चक्कर को विफल करना चाहिए। हमें भगवान ने बुद्धि दी है ना, नहीं दी क्या बुद्धि? भगवान ने दी ना बुद्धि, बस जब बुद्धि दी है जब जैसे हम अपने आत्माओं काम में लाते हैं उसी प्रकार से उन्हें बुद्धि को काम में लाना। हमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए है बेटा, कर सकते हैं ना, परंतु बादाम का तेल कहाँ मिलता है भारत में? बादाम का तेल भारत में कहाँ मिलता? अगर मिलता है तो किया जाए। बादाम का तेल बहुत बढ़िया चीज है, और नारियल का तेल भी बहुत बढ़िया चीज है। जो गर्मी के 2 महीने हैं ना, देखो बात को समझो कि एक तो महीना है बैसाख, है ना, एक महीना है जेठ, और एक महीना है आषाढ़। अभी तो सावन लग गया, ठीक है ना। तो आपके आज वैशाख महीने की सुदी, चनाना पखवाड़ा, रात में चांद दिखता, खूब अच्छी रोशनी देता। तो वैशाख का सुदी, जेठ के दोनों अंधेरा पखवाड़ा और उजाला मतलब पखवाड़ा, और आषाढ़ का आपका अंधेरा पखवाड़ा। ये जो 60 दिन है ना, ये सबसे ज्यादा गर्मी के दिन होते हैं। खून सबसे ज्यादा गर्म इन 60 दिनों में होता है। लिहाजा इन दिनों में हम सब्जी में नारियल के तेल का छौंक लगा दें, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं। हाँ जी, मैं तो आज्ञाकारी हूं। अब साफ आवाज आएगी। अच्छी बात, बहुत अच्छा। तो हम एक एक बात को समझें, बहुत तसल्ली के साथ में समझें, किसी बात से घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। आगे से हमारे परिवार में, हमारे घर में किसी को किसी प्रकार की बीमारी न लगे, उसके लिए जो सबसे पहला आधार है, जैसे कोई भी मकान बनाते हैं तो उसमें नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। नींव जितनी मजबूत होगी मकान तो नहीं अच्छा मतलब बनेगा। तो ये पौष्टिक आहार जो है ना, ये स्वस्थ रहने के लिए नींव के पत्थर का काम करता है। तो आहार के मामले में हम पूरी तरह से सजग हों, सतर्क हों। हल्का और भारी, जो भारी खाना है वो पौष्टिक कम होगा, जो हल्का खाना है वो पौष्टिक ज्यादा होगा। परंतु साहब वो कई ऐसे लोग हैं, साहब हम तो पहलवान हैं, तो हम तो साहब भारी खाएंगे तो भैया खा लो, मना ही नहीं। जो भारी भोजन करना है वो सुबह करो, इतनी सी बात। जैसे आलू कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं, परंतु महानगर है दिल्ली, तो दिल्ली वाले कहते हैं कि साहब हमारा तो आलू के बिना काम ही नहीं चलता, अच्छा भी नहीं चले। तो तुम 2 बात का ध्यान रख सकते हो कि आलू को सुबह खाओ, शाम को मत खाओ। और आलू की सब्जी बने तो उसके छिलके को मत उतारो, उसका छिलका कायम रहे। अब मित्र कहेंगे दिल्ली के साहब वो आलू पर कई बार गड़बड़ी होती है, उतना सा हिस्सा काट दो। छिलके में जहां गड़बड़ी लगती है भोजन बनाने वाली बाई को, वो उस हिस्से को काट दो, परंतु छिलके को रखे। अच्छा देखिए, कोई भी सब्जी हो, एक बार की दालें भी हो, तो मेरा तो अनुरोध ये है कि जो गर्म पानी है उसमें डाल देना चाहिए। गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दीजिए, तो क्योंकि आजकल आप जानते हैं ना कि खेती बाड़ी के अंदर वो कीटनाशक, पेस्टिसाइड कहते हैं अंग्रेजी में, उधर वो यूरिया, DAP, पोटाश की खाद भयंकर संकट है।
तो उसके कारण से जो हमारे ये फल हैं, हमारी सब्जी है या और भी कुछ है, अनाज भी, दाल भी, उनके अंदर अधिक से अधिक मात्रा में पौष्टिकता विरोधी चीजें आ जाती। वो एक प्रकार से विष है, वो तो सीधी सीधी पॉइजन है। परंतु वो खेती बाड़ी तो हमारे हाथ में नहीं। खेत में, बगीचे में जैसा बनता वो आएगा, वो जैसा आएगा वैसा हमें खरीदना पड़ेगा। हम अपनी समझदारी कर सकते हैं, कभी जो भी कोई चीज है तो उसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दिया तो उसके ऊपर जो भी दुष्प्रभाव है वो हट जाता। तो सब्जी और फलों पर दुष्प्रभाव ज्यादा होता है, अन्यों पर इतना नहीं होता, फिर भी होता है, तो इस बात का अपन ध्यान रख सकते हैं। तो तेल के मामले में इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो आपके तरह तरह के, जैसे भारी भोजन वाली बात है, तो जैसे मैं शुरू में मजाक कर रहा था ना, कभी हम पौष्टिक समझते हैं हलवे को, खीर को, चूरमे को, लड्डू को, पेड़ा, बर्फी, रबड़ी को, तो इनको अगर खाना है तो शाम को नहीं खाएं, इनको सुबह खा लें, क्योंकि सुबह खाया तो 7-8 घंटे मिल जाएंगे, शाम को भोजन करेंगे तब तक, या शाम को भूख लगेगी तब तक। अब रात में अगर हम 9 बजे घर में पहुंच करके और हलवा खाने बैठ जाएं और उसके बाद में खा करके सो जाएं, तो आप बताइए वो हलवा बेचारा कब पचेगा और कैसे पचेगा। इसलिए पौष्टिकता के संदर्भ में अपन ये बात ध्यान रखें कि शाम को जो भोजन बने वो ऐसा भोजन बने जो कफ नहीं करता है, वो ऐसा भोजन बने जो गर्मी नहीं करता है, ऐसा भोजन बने जो हल्का हो, ऐसा भोजन हो जो कि बादी नहीं करे। तो उस प्रकार का भोजन हम करेंगे तो हम अपने परिवार की पौष्टिकता को बनाए रख सकेंगे। मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे अनाज है, तो अनाज में गेहूं, जौ और बाजरा ये हल्के हैं, बाकी जैसे मक्की है या ज्वार है वो भारी। दालों पर आइए तो मैंने बोला ही था कि मसूर और चवला, सारी दालों में ये 2 दालें हल्की, दालें सबकी सब वैसे भारी हैं क्योंकि प्रोटीन है। इसलिए मैंने अनुरोध किया कि दालें अंकुरित खाओ। अंकुरित दाल जो है ना कमाल की चीज है, जिनकी नहीं के चश्मा है ना, तो अंकुरित दाल तो चश्मा उतारने में मदद करेगी। अंकुरित दाल ऐसी बढ़िया चीज। तो जो हल्की चीजें हैं उसमें अब आप देखिए कि जैसे सब्जी, तो सब्जी में आपके लौकी, तुरई, टिंडी ये बहुत ही बढ़िया चीज है। जैसे बड़ी आंत है, बड़ी आंत में कोई तकलीफ नहीं हो तो उसके लिए लौकी, छोटी आंत में कोई तकलीफ नहीं हो तो उसके लिए तुरई। तो लौकी, तुरई, टिंडी ये बहुत अच्छी चीज है। इन्हीं के साथ में आपका एक तो सहजना की फलियां आती है ना लंबी लंबी, तो सहजना की दाल जो है वो बादी की बीमारी को दूर करने में कमाल है। परवल की सब्जी है तो पित्त यानी बाइल को घटाने में कमाल। परवल भी आता होगा क्यों, दिल्ली तो अपने भारत की राजधानी है, भारत माँ की बिल्ली है दिल्ली। नहीं, दूध पीती और मोटी होती है। अब तो शायद आबादी 1.5 करोड़ से ऊपर की होगी। तो अपन थोड़ी थोड़ी सावधानी रखें। इसी प्रकार से जो पत्ता गोभी, आंतरिक व्रण, इंटरनल अल्सर कईयों को हो जाता, किसी के पेट में घाव हो रहा, किसी का कहां घाव हो रहा, किसी का कहां घाव हो रहा। तो ये जो आंतरिक व्रण है उस पर कोई पट्टी तो बेचारा डॉक्टर चढ़ा नहीं सकता है ना, तो उसका उपाय कौन है? ये आपकी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की सब्जी गाय के घी के छौंक से या उबली हुई, वो व्यक्ति जितना अधिक खाएगा उसके बदन के अंदर कोई घाव है वो भरने लगेगा। तो पत्ता गोभी ऐसी कमाल की चीज है। उसके अलावा आपके पत्तियों में आपकी मेथी है, आपका धनिया है, आपका पुदीना है, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अभी गर्मी है तो ज्यादा से ज्यादा धनिया का उपयोग करें। पुदीना मिलता हो पुदीने का भी उपयोग करें। जो धनिया की पत्ती है वो पित्त से बचाएगी, जो पुदीने की पत्ती है वो कफ से बचाएगी, जो मेथी की पत्ती है वो बादी से बचाएगी। बादी से बचाने का मतलब जो कब्जी से बचाए या बदन के दर्द से बचाए या पेट के आफरे से बचाए। तो इन पत्तियों का ज्यादा से ज्यादा हम अपनी दाल में, सब्जी में उपयोग करके और हम तरह तरह की तकलीफों से अपने परिवार को बचाए रह सकते हैं। फलों पर आइए तो ज्यादा करके फल ऐसे हैं कि वो हल्के होते है ना। फलों में 4-5 फल है कि जो भारी हैं तो उनका उपयोग सुबह करें। तो एक तो खरबूजा, खरबूजा वैसे बहुत बढ़िया चीज है,
यानी जो अपना दिमाग है उसको बढ़िया रखना है, तो आपका सूखे फलों में तो अखरोट है ना, और जो गीले फल हैं, जो हरे फल हैं, उनमें आपका खरबूजा। ये मस्तिष्क को ठीक रखने में बहुत कमाल है। तो खरबूजे का पना खाना हो तो खरबूजा शाम को ले आइए, रात भर उसको पानी में रखिए, सुबह पानी में रखे खरबूजे से पना बनाइए और उसको खाइए, बड़े मजे के साथ में खाइए। अगर ज्यादा है तो अपने पड़ोसी को भी खिला दीजिए। खरबूजा ऐसी बढ़िया चीज है, परंतु उसको शाम को नहीं, वो क्योंकि गरिष्ठ यानी भारी है, इसलिए उसका उपयोग सुबह करें। नाशपाती का उपयोग भी सुबह करें, आम का उपयोग भी सुबह करें, आम का उपयोग भी शाम को लें। आम गरिष्ठ है, और गरिष्ठ होने के साथ में आम जैसा कि उसका नाम है, वो आम रखिए, सुबह उसका अमरस बनाइए और आप अपने मल चावल के साथ में प्रेम से खाइए। शाम को अमृत चावल से बचिए। खिचड़ी भी शाम को नहीं खाएं, क्योंकि खिचड़ी में जो आपका चावल है वो सफेद है, तो सफेद है तो कफ को बढ़ाएगा। उधर मूंग की दाल है, मूंग जो है वो बादी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, हालांकि हल्का। तो इसलिए जो खिचड़ी है उसको सुबह बनाया जाए। और एक बात को ध्यान में रखें कि अगर एक कड़छू, वो बड़ा वाला होता है ना चम्मच, बहुत मतलब बड़ा चम्मच, कड़छू कहते हैं उसको राजस्थान में, तो एक कड़छू अगर चावल है और एक कड़छू अगर दाल है, तो छोटे छोटे 2 चम्मच, जो छोटा वाला चम्मच होता है ना 5 ग्राम का, वो तिलों का डाल दीजिए। तिल, तो तिल क्या करेगा, वो दोनों से लड़ लेगा। तिल बहुत कमाल का बहादुर है, वीरता में कम नहीं है तिल भारतीय सैनिकों की जैसी। तो तिल क्या करेगा कि बादी की भी छुट्टी करेगा और कफ की भी छुट्टी करेगा। तो कफ की जितनी छुट्टी होगी, चर्म रोग से हम उतने ही बचे रहे, है ना। पित्त की जितनी छुट्टी होगी, चर्म रोग से उतने ही बचे रहेंगे। नहीं तो बाबा चर्म रोग का अंत ही नहीं है, बहुत विचलित संकट। तो ये जो आपका कटहल है, ये जो आपका आम है, ये जो आपका खरबूजा है, ये जो आपकी नाशपाती है, तो ये मुश्किल से 4-5 तरह के फल हैं जो भारी है, बाकी सारे फल हल्के होते हैं। तो फलों को जब भी जैसा फल उपलब्ध हो काम में लाओ। सूखे फलों पर आइए तो जो आपकी अंजीर है वो हल्की है, आपका मुनक्का है वो हल्का है, ये आपका जो किशमिश है दाख वो भी हल्की है, चिलगोजे होते हैं वो भी हल्के हैं। शाम में इन लोगों को काम में लाइए, बाकी जो सूखे फल हैं और उनको सुबह मतलब काम में लाइए। तो अपन ऐसे थोड़ी थोड़ी सावधानी रख करके हम तरह तरह की बीमारियों से अपने परिवार को बचा सकते हैं। जो आहार है उस आहार के बारे में सतर्कता और सावधानी रख करके। तो पौष्टिक आहार के बारे में ये मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं भाषा और साहित्य का व्यक्ति नहीं हूं, तो मुझको नहीं पता चल रहा कि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो जो कुछ मैंने अब तक कहा, इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सफेद जो अपने तिल मिलते हैं, काला तिल का मिलता है क्या काला तिल? अच्छा, काला तिल तो ऐसा है कि सफेद तिल से भी बढ़िया चीज है। अभी प्रोस्टेट की तकलीफ हो जाती है ना लोगों को, तो उनको काले तिल के लड्डू बना के खिलाओ तो उनकी प्रोस्टेट की तकलीफ घटने लग जाएगी। तो सफेद तिल ही काम करेगा, सफेद तिल नहीं है तो काला तिल तो सफेद तिल से बहुत बढ़िया चीज है। नहीं, रात में खिचड़ी क्यों खाएं, रात में दलिया खाएं। जो गेहूं के वो टूटे हुए हैं, वो दलिया जो है वो हल्का होता है, तो दलिया रात में खाएं। लापसी एकदम हल्की होती है, तो लापसी बहुत बढ़िया मिठाई। देखिए, दवा से किसी की कब्जी कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा, तो उसको 5-7 दिन शाम को लगातार लापसी खिलाओ। तो लापसी, दलिया को मीठा कर लिया अपने इससे गुड़ से, जो दलिया होता है ना, दलिया तो फीका होता, तो दलिया को गुड़ से मीठा कर लिया तो वो जो बनेगी उसको लापसी कहते। और अपने दिल्ली में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, मीठा दलिया बोल दो, हाँ गुड़ वाला। तो जो मीठा दलिया है वो कब्जी को दूर करने में बहुत बढ़िया। अब कईयों का दवाओं से जुकाम नहीं ठीक होता, तो ये जो आपके कढ़ी होती है ना, बेसन से बनती है कढ़ी,
तो बेसन के बजाय अगर चने के आटे से बनाएंगे तो और ज्यादा फायदेमंद होगी। तो वो बेसन या चने के आटे से बनी हुई कड़ी, रोटी तो खावे नहीं और कड़ी कड़ी पीवे और दक्षिण में सर करके बाईं करवट सो जाए, तो उस व्यक्ति का जुकाम ठीक होने लग जाएगा। बड़ी बात क्या है। अगर लोग चाहें और ये बालक रामस्वरूप जैसे लोगों के विचार को सहयोग करें तो प्रभु की ऐसी कृपा हो, कोई बीमार पड़े ही नहीं। तो मेरा अनुरोध ये है कि स्वस्थ रहने के लिए जो सावधानियां हैं उनका ज्यादा से ज्यादा पालन अपना परिवार पूरा करे, वो सबसे अच्छा। फिर भी बीमार पड़ेंगे, दवा ले लेंगे, सौगंध नहीं है, परंतु जहां तक हो सके हम बीमार ही न पड़े वो करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी। तो पौष्टिक आहार के बारे में कोई बात हो तो आप बताएं, नहीं तो मैं आगे चलूं। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हाँ, मतलब जो दालों में हल्की है ना भाई, वो एक तो मसूर है और एक चवला है। चवला एक दाल होती है। हाँ, चवले अपने गीले वाले चवले भी आते हैं, तो गीले से चवलों की सब्जी बनाते हैं। मेरे पास में वस्तु होती तो वो वस्तु आपको दिखा देता है। अरहर से अलग चीज है, अरहर और तूर एक ही चीज है। अरहर और तूर एक ही चीज है, हैं? नहीं, आपका उड़द, चना, अरहर, मोट ये भारी है। मूंग हालांकि हल्का है परंतु बात ही बहुत करता, इसलिए मैं मूंग के लिए कहता कि उसका उपयोग सुबह को किया जाए। और सबसे बढ़िया है क्योंकि दालें सारी अंकुरित होती है, अनाज भी होता है अंकुरित, तो हर दाल को अंकुरित कीजिए, अंकुरित करने में कोई तकलीफ नहीं है। अब आपके दाना मेथी है, आजकल शहरों में आपको मधुमेह के मरीज बहुत मिलेंगे, तो दाना मेथी है ना, वो 36 घंटे में अंकुरित हो जाती है। शनिवार की सुबह को देंगे तो इतवार की शाम को मिल जाएगी। तो अंकुरित दाना मेथी की सब्जी खाई जाए, मधुमेह वालों को बहुत आराम मिलेगा। तो ऐसे छोटी छोटी सावधानी रख करके हम अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं, और कोई बीमारी है तो उसको घटा सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं आप? दही के बारे में क्या चाहिए? दही का उपयोग सुबह करें। हाँ, क्योंकि दधिम नक्तम न भुंजे, ग्रंथों में है कि जो दही है उसको रात को मत खाओ। दही में बहन इसको मतलब ये जो आपकी कढ़ी है तो इसमें दही नहीं डाला जाए, छाछ डाली जाए। पानी की जगह छाछ डाल दीजिए पूरा। छाछ और दही में फर्क हो गया। अब जैसे दही है, दही में कई बार पानी होता है, तो दही के पानी को अलग कर लीजिए, क्योंकि दही का जो पानी है वो पित्तकारक है, वो पाइल मतलब बनाता, तो उस अपने पानी को अलग जो कर दिया जाए। और जो दही है, पानी उसका निकाल दिया और नया पानी डाल करके दही को मथा, तो मथा हुआ दही जो है वो तकलीफ नहीं देगा। अगर दही मथा हुआ नहीं है तो वो गड़बड़ करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उनको ध्यान में रख करके और अपन बहुत यानी तरह तरह की तकलीफों से बच सकते हैं। हाँ जी, हाँ, उसका अपने खटास भी कम पड़ जाएगा। ठीक बात है जी। दही खा सकते, सुबह खाओ, शाम को मत खाओ। हाँ जी, अच्छा ऐसा है। त्वचा रोग में हम कफ बनाने वाली चीजों से और पित्त यानी गर्मी बनाने वाली चीजों से बचें। अब
पित्त जैसे नहीं बने वो चीज, तो सब्जियों में तो परवल है। परवल जो है वो पित्त को घटाती है। फलों में पपीता है। एक नाग आया करती है, नीचे से मोटी होती है, ऊपर से पतली होती है और बड़ी नरम होती है, हल्की सी खट्टी होती है, मीठी ज़्यादा होती है, तो नाग पित्त को घटाती है। नारियल का पानी, हरा जो नारियल होता है ना, हम डाब कहते हैं राजस्थान में उसको, तो हरे नारियल का जो पानी है वो पित्त को घटाता है। और उसके अंदर जो गूदा निकलता है, तो आपके बड़ी इलायची होती है, उसको डोडा कहते हैं, तो डोडा इलायची का चूरा उस गूदे में मिलाइए और वो खाइए। तो इन चीजों के उपयोग से हम पित्त को या कफ को घटा सकते। असल बात तो गाय का दूध है। देखिए जो डेनमार्क है ना, तो डेनमार्क में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2 लीटर दूध उपलब्ध है। भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1/4 लीटर ही गोदूध उपलब्ध है। अब तो कहते हैं कि 1/4 लीटर भी नहीं, और भी मतलब कम हो गया। तो अपन 3 बार कोशिश करें दुगना करने की दूध को। पहली कोशिश में आधा लीटर हुआ, दूसरी में 1 लीटर हुआ, तीसरी कोशिश में 2 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हुआ। अब हम डेनमार्क के बराबर पहुंचे, तो पहुंचना तो वही पड़ेगा, परंतु जितनी हम सावधानी और रख सकते हैं वो रखें। हाँ जी, तो बेल का शरबत सुबह लिया जाए, क्योंकि बेल भी गाँव जी गरिष्ठ फल है। बेल बहुत बढ़िया चीज है। बेल आँव काटने में भी बड़ा अच्छा है, कब्जी भी काटने में अच्छा है, परंतु बेल का चाहे गूदा और चाहे उसका रस, उसका उपयोग सुबह किया जाए। शिव जी का बिल्व पत्र, उसमें जो फल लगता है, बेल बहुत ही मतलब बढ़िया चीज है, परंतु वो गरिष्ठ है। जैसे आम गरिष्ठ है, या जैसे आपके कटहल गरिष्ठ है, गरिष्ठ। तो दूसरा बिंदु ले लें, स्वच्छता। हाँ जी, हैं बाद में बता देंगे बेटा, बता देंगे। वैसे मतलब याद रख लो, खाना खाने के आधे घंटे बाद आधा ग्राम काले नमक का चूरा और 2 ग्राम अजवाइन का चूरा लगातार लेंगे, घुटने का दर्द जाएगा, गो एंड गॉन हो जाएगा। है हाँ, वो भी हो सकती है, वो अलग अलग व्यक्ति पर मतलब निर्भर करता है। तो आगे चले, मतलब पौष्टिक आहार से आगे बढ़े, स्वच्छता पर आ जाए। तो स्वच्छता में 3-4 बातें ध्यान रखने की, छोटी सी बात है। देखिए, लोग ज्यादा से ज्यादा पानी ढोलने में अपनी शान समझते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी ढोलने से कोई सफाई नहीं हो जाती। सफाई तो करने से होती है। तो क्या है कि स्नान करने के पहले मालिश करी जाए। तो मालिश भी किस तरह से करी जाए कि दिल की तरफ हमारा हाथ चले। जैसे दाहिना हाथ है तो ये बायां हाथ यूं चले, ये बायां हाथ है तो दाहिना हाथ यूं चले। है जी, ये दाहिना पांव है तो दोनों हाथ यूं चले, ये बायां पांव है तो दोनों हाथ यूं चले। मतलब दिल की तरफ चलते हुए हम मालिश करें और उसके बाद स्नान करें। अब लोग क्या करते हैं कि स्नान करने में खूब पानी ढोलते हैं। कुछ लोग बहुत ही मजेदार होते हैं, वो एक बड़ा अजीब सा बना लेते हैं अपने उसमें स्नानागार में, उसमें पता नहीं कितने लीटर पानी, 200 लीटर या 300 लीटर या जो भी इतना सारा पानी आ गया। अब क्षमा करें कि 10-11 लीटर पानी से एक व्यक्ति बहुत आनंद से स्नान कर सकता है। अब एक ही साथ 200 लीटर पानी बेकार कर दिया, क्योंकि वो जिस आदमी उसमें नहाया टब में, तो वो 200 लीटर पानी फेंकना पड़ेगा। अब दूसरा 200 लीटर और चाहिए। तो घर में अगर 5 आदमी है तो 1000 लीटर पानी बेकार हो गया। और अगर अपन ध्यान से करें तो एक व्यक्ति 10 लीटर पानी से अपना काम कर लेगा, तो 50 लीटर पानी में 5 लोगों का परिवार नहा लिया। तो इसलिए अपन ध्यान रखें, पानी ढोलने से स्वच्छता नहीं हो जाती। स्वच्छता करी जाती है, उसके परिणाम से स्वच्छता होती है। तो स्वच्छता करने में क्या कि पेशाब में रुकावट नहीं हो, और स्वच्छता करने में क्या कि पाखाने में रुकावट नहीं। तो
दोनों में रुकावट नहीं हो तो स्वच्छता बहुत ठीक तरीके से हो जाएगी। असली स्वच्छता वो है। ऐसे ही पसीना आता हो ठीक से, पसीना ठीक से आता है तो खून में जो गंदगी है वो पसीने से निकल जाएगी, क्योंकि खून की गंदगी पाखाने से नहीं निकलती, कुछ पेशाब से निकलती है खून की गंदगी, है ना, क्योंकि जो अपना वो यंत्र है वो खून को साफ करता है। परंतु सबसे ज्यादा ये जो रोम छिद्र हैं, इनसे जो पसीना निकलता वो खून को ज्यादा से ज्यादा साफ करता। इसलिए हर व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए, चाहे 23 मिनट के लिए, उत्पादक श्रम करे। इसलिए मैं पतियों से मजाक किया करता हूं कि पत्नी की सेवा करूं। तो लोग कहते साहब कैसे करें? भाई पत्नी खाना बनाती है, बर्तन साफ तुम कर लो। बड़ी बात क्या है इसमें? बर्तन साफ करने से या कपड़े धोने से कोई आदमी की इज्जत जो थोड़ी कम हो जाएगी? बिल्कुल 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 कम नहीं होगी। मतलब मूल बात यह है कि हमारे परिवार में जो जैसा उपलब्ध है वैसा उत्पादक श्रम का मतलब इतना ही है कि पसीना आ गया। तो पसीना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो रक्त है ना, देखो बहुत थोड़ा साफ होता है। भाई वजन तो आदमी का 100 किलो है, और तो रक्त कितना होगा बेचारे के? ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर। डॉक्टर कहते हैं कि 5 लीटर ऊपर से ऊपर, वो 5 से कम भी हो सकता है, खून की कमी भी होती है हम लोगों में। तो इसलिए अपन क्या करें कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम स्वच्छता करें और पानी को कम से कम ढोलें, ये बहुत जरूरी है। पानी ढोल रहे हैं अंधाधुंध, उससे नहीं हो जाता। अब बात आई साबुन की। तो ये जो आपके एक वो है ना मल्टीनेशनल हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, वो भारतीयों के चर्म रोग बढ़ाने में सबसे आगे। कमाल है। और भी ऐसे होंगे, क्योंकि बात को समझिए, संकट को समझिए कि ये जितने भी साबुन हैं आपके हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वगैरह जो बना रहे, उसमें कास्टिक गिरता। तो कास्टिक गिरेगा तो कास्टिक तो अपनी बदमाशी करेगा, क्यों? बदमाश तो बदमाशी करेगा ना मेहरबान। बदमाश से आप कैसे उम्मीद कर लें कोई सज्जन का व्यवहार कर देगा? तो कास्टिक बदमाशी करेगा। इसलिए बिना कास्टिक के साबुन से नहाएं। अनेक संस्थाएं हमारे देश में, अब 2003 में एक राष्ट्रीय कार्यशाला थी तो मुझे बुलाया था, उस समय 300 संस्थाएं थी। आपकी शुभकामना से मेरे जैसे कुछ व्यक्ति हैं थी, तो मैंने सबसे पहले कहा था इको फ्रेंडली सोप, पर्यावरण हितैषी साबुन, ये अवधारणा मैंने रखी। तो लोग पहले तो मेरे पर हंसे, फिर अध्यक्ष ने कहा भी पंडित रामपुर बोल रहे हैं तो हंसो मत, इनकी बात को सुन लो। तो फिर लोगों ने गंभीरता से सुना। तो मैंने कहा भी देखो ऐसा कि कास्टिक तो अपना काम करेगा, कैसा बिना कास्टिक का साबुन बनेगा कैसे? तो मैंने कहा लिख लो हिंगोटा। हिंगोटा एक फल होता, वो ढूंढा, यानी जयपुर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलता, और भी जगह मिलता, पंसारी क्या मिल जाता हिंगोटा, सूखा हुआ हिंगोटा। तो मैं रीठे को रिकमेंड नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि रीठा अगर मुंह में जाए तो उबाक आएगी। तो अब जैसे कपड़े धोने का साबुन बनेगा, ये बर्तन साफ करने का साबुन बनेगा, फर्श आदि को साफ करने का साबुन बनेगा, तो वो तो चलो रीठे से बना लो, उसमें रीठा डाल, परंतु मनुष्य को स्नान करना तो वो उसमें रीठा नहीं डाले, उसमें हिंगोटा डाले। तो हिंगोटा, शिकाकाई, जो आंवला खाने के काम में नहीं आता, उस आंवले का चूड़ा, है ना। और आपके ये वो कौन सी मिट्टी होती है ना, मुल्तानी मिट्टी। इन 4 से अपन बिना कास्टिक का साबुन बना सकते हैं, जो किसी भी तरह से हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होगा। बल्कि ये जो बता रहा, उस साबुन का कोई परिवार नियमित रूप से उपयोग करे तो उस परिवार में चर्म रोग भी घटने लग जाएगा। फिर से बोलता, एक हिंगोटा, ठीक है ना, खाने में काम में नहीं आता वो वाले आंवले का चूरा, शिकाकाई, शिकाकाई बहुत कमाल की चीज है जी, और एक आपका मुल्तानी मिट्टी। इन 4 चीजों से साबुन बनाया जाए। चूर्ण रूप में बना लीजिए, हमें कोई केक या बट्टी की आवश्यकता थोड़ी है। वो केक करनी तो केक भी हो जाएगी, वरना आपने चूर्ण रूप में बना लिया। और इससे हम स्नान करेंगे तो हम चर्म रोगों से बचे रहेंगे, क्योंकि चर्म रोग बाहरी कारण से जो होते हैं तो उसमें साबुन काम करेगा, और चर्म रोग का आंतरिक कारण है तो फिर हम कुछ दवा लेंगे, उस दवा के जरिए
हम चर्म रोग को ठीक कर दें। उसमें करना क्या है कि जो पित्त घटावे और कफ को काटे वो चीज लेवे, तो उसके परिणाम से हमारा खून साफ होगा, और खून साफ होगा तो चर्म रोग उसी अनुपात में घटता जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं स्वच्छता के मामले में जिनका हम ध्यान रख करके अपने परिवार को कई बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने खर्चे को भी हम काबू कर सकते हैं। आजकल बहुत अजीब किस्म की मुसीबत है। देखिए शहरों में क्या हो रहा, जो बड़े शहर हैं महानगर, तो महानगरों में स्थिति है कि बड़ी संख्या में ऐसे परिवार आपको मिल जाएंगे कि उनके भोजन के खर्चे से दवाई का खर्चा ज्यादा। अब ये बड़ी अजीब बात, अभी दवा का खर्चा तो आटे में नमक के बराबर होना चाहिए, मतलब 100वां हिस्सा। अगर किसी मतलब परिवार के मान लीजिए कि 10,000 रुपया महीने का खाने का खर्चा है, तो 100 रुपये की दवा मतलब आनी चाहिए। अब मतलब मामला उल्टा, तो 10,000 का तो खाने का खर्चा हो रहा है और दवा का खर्चा 11,000 13,000 हो रहा है। बहुत अजीब किस्म की स्थिति है। अच्छा, और आप बढ़िए आगे कुछ ऐसे परिवार मिलेंगे आपको कैसा भोजन का खर्चा और उससे कहीं ज्यादा आइसक्रीम का खर्चा। एक बार एक परिवार में मेरा भोजन था, तो पूछा पंडित जी आप क्या खाते हैं, मैंने बता दिया भाई ये ऐसी चीज होंगी तो ज्यादा मेरे को अच्छा लगे। अब वो बाद में आइसक्रीम ले आए, मैंने कहा क्या करें इसका, तो खाओ। मैंने कहा खाने की चीज तो नहीं है, चलो थोड़ी सी, तुम्हारा दिल छोटा नहीं हो जाए तो थोड़ी सी खा लेता हूँ। कि पंडित जी आइसक्रीम खानी चाहिए, मैंने खानी चीज नहीं, छोड़ो उस बात को, बहस में मत पड़े। अब पता है चला कि वो परिवार रोज 500 रुपए की आइसक्रीम खा रहा हुआ। भाई वाह, कमाल की बात। तो क्या अजीब किस्म की स्थिति। अब वो भोजन का खर्चा उधर आइसक्रीम का खर्चा, दोनों को जोड़िए तो ऐसे परिवार भी हैं कि इन दोनों के खर्चे से ज्यादा खर्चा दवा का। हमारे वाह, कमाल हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला कि हम जो भारत के लोग हैं, हम लोगों ने जो विदेशी मूल के बहुराष्ट्रीय निगम हैं, जो फॉरेन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो FMNCs हैं, हमने उनके नफे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का ठेका ले रखा। अगर ठेकेदार होता है ना तो उसको नफा चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो हम अजीब किस्म के ठेकेदार हैं। तो जो विदेशी मूल के बहुराष्ट्रीय निगम हैं उनके नफे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के मामले में हम बड़े पक्के हैं, हम बड़े मजबूत हैं। तो कृपा करके ध्यान रखें, आइसक्रीम का खर्चा कम से कम, दवा का खर्चा तो एकदम से कम, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए स्वच्छता के मामले में भी हम सावधान रहें ताकि हम कास्टिक की चीजों को काम में ला करके बीमार न पड़े। तो हाँ बोले, क्या कह रहे हैं? मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु जो एक बार 3 साल पहले राष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी तब हमने विचार दिया था, तो बाबा रामदेव के लोगों ने कहा था कि हम बिना कास्टिक का साबुन बनाएंगे, परंतु वो ऐसा पक्के तौर पर मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरी जानकारी नहीं है। अभी मतलब कास्टिक काम में लाते हैं। अच्छा, ऐसा है कि गौशाला वाली कई संस्थाएं हैं जो बिना कास्टिक का साबुन बनाती हैं, और कुछ खादी संस्थाएं भी हैं जो बिना कास्टिक का साबुन बनाती हैं। और कुछ खादी संस्थाएं तो इतनी कुशल हो गई हैं कि वो आपका हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, तो उनका पियर्स आता, लोग पियर्स काम में क्यों लाते हैं तो जी आर पार दिखता। अरे भाई तुम्हारी तो चमड़ी है, तुम्हारा ही तो बदन है, आर पार मतलब क्या? खैर साहब आर पार दिखता, तो वो आर पार दिखता उनके साबुन में, हिंदुस्तान के साबुन में। तो अब वो खादी संस्थाओं ने क्या किया कि वो बिना कास्टिक का साबुन बनाते हैं, तो उन्होंने भी आर पार वाला साबुन बनाना शुरू कर दिया। तो खादी संस्थाओं का भी एक साबुन आता है, इसमें आर पार दिखता, तो आर पार का शौक हो तो वही मिल जाएगा, है जी। परंतु वो आर पार कोई विशेषता नहीं है, खैर ठीक है, भाई किसी को शौक है तो मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि कास्टिक रहित साबुन या स्वच्छता सामग्री का उपयोग किया जाए, वो हम सबके लिए अतीव लाभकारी होगा, वो हमारा हितैषी होगा। नहीं, ऐसा है कि सौंदर्य प्रसाधन से तो भाई बचें तो अच्छा, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधनों में जो आपका सिंथेटिक केमिकल है, जो संश्लिष्ट रसायन है, वो बहुत ज्यादा होता है। अब लिप कैंसर, भारत में भी कई लाख जो बेचारी बहनें या बच्चियां उनको आपका लिप कैंसर, तो लिप कैंसर, होठों का कैंसर,
लिप में ना होठ। तो ये जो लिप कैंसर है, इसका कारण कौन? इसका कारण वो डंडा, पुलिस वाले का नहीं, लिप का, लिपस्टिक, वो डंडा है होठ के लिए। नाम तो उसका ओष्ठरंजक है, वो तो नाम है, परंतु वो डंडा है होठों के लिए। अब होठों पर कईयों की वो जम जाती है। तो ये लिपस्टिक कमाल की खतरनाक चीज है। अब अगर किसी को लिपस्टिक बनानी है तो देखिए, उड़द की दाल होती है ना, तो उड़द की दाल का रस, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां, आपके मोगरे की पंखुड़ियां, हर सिंगार है तो हर सिंगार की पंखुड़ियां, इनसे जो है वो ओष्ठरंजक यानी लिपस्टिक बना लीजिए। वो कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। उल्टे होठों में अगर कोई तकलीफ है तो उसको ठीक कर देगा। देखिए, उड़द की बात करते हैं ना, अब वो बच्चे कहना नहीं मानते, मुसीबत है ना माँ बाप के लिए। तो उनको प्रतिदिन सुबह को अंकुरित उड़द खिलाइए। दालों में उड़द हालांकि सबसे भारी, परंतु सबसे भारी होने के साथ ही उड़द जो है वो स्नायु बल यानी नर्वस टॉनिक है। और बच्चे कहना क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनकी जो ज्ञानवान नाड़ियां, जो नर्व है, उसमें अकड़ और जकड़ है, इस कारण से कहना नहीं मानते। बेचारे बदमाश थोड़ी होते हैं बच्चे। कोई भी छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची, बदमाश तो होते नहीं, होते हैं क्या? बदमाश नहीं होते। वो तो जो गड़बड़ है वो खाने की गड़बड़ है, उसका दुष्परिणाम वो भोग रहे हैं, तो वो अपने अजीब से व्यवहार से बताते हैं बेचारे कि भाई हमको तकलीफ है। तो उड़द बहुत बढ़िया चीज है। अंकुरित उड़द का नाश्ता सबके सब करिए, सारे घर वाले करिए। और बच्चा बच्ची विद्यालय में जाते हैं तो वो अंकुरित उड़द अपने साथ में दे दीजिए। अंकुरित उड़द बहुत बढ़िया चीज है। और आपकी मुनक्का वो बहुत ही श्रेष्ठ कोटि की स्नायु बल यानी नर्वस टॉनिक है। फलों में अंगूर कमाल का नर्वस टॉनिक है, अंगूर बहुत ही बढ़िया चीज है। और आपका पपीता ये भी बहुत उत्कृष्ट कोटि का नर्वस टॉनिक है, स्नायु बल। तो क्या है कि संकट से बचने के लिए रास्ता निकल सकता है। भाई आपने हनुमान का नाम सुना होगा ना, हनुमान के लिए कहते हैं ना, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम थी। और तो राजीव दीक्षित भी हनुमान थे। तो हर मामले में हनुमान मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढने की जरूरत है। तो ये अपन ध्यान रखें स्वच्छता के बारे में। हाँ जी, मुनक्का शाम को, मुनक्का शाम को जैसे 1 कप दूध लिया, 1 कप पानी लिया, उसमें धुली हुई साफ की हुई 3 मुनक्का डाल दी और इतना उबाला कि पानी छीस गया और वापस दूध ही रहा, वो 2 कप का 1 कप हो गया। अब वो जब वो ठंडा हो जाए, पीने लायक गर्म रहे, उसको वार्म कहेंगे, मतलब बॉइल्ड और हॉट नहीं हो, है जी। तो अपने उसको मुनक्का को खाया और दूध को पी लिया। सोने के 8-9 घंटे पहले ऐसा कर लिया जाए। तो मुनक्का की विशेषता क्या? वो स्नायु बल्य है, नर्वस टॉनिक है। मुनक्का रक्तानुवर्धक है, हीमोग्लोबिन रेजर है। और मुनक्का पर्जेटिव है, यानी वो कब्जी को काटता। ये मुनक्का का कमाल। तो अब फिर अपन आते हैं तीसरा बिंदु, नियमित जीवन, रेगुलर लाइफ। तो देखिए, सबसे पहली बात उठना। सोने वाली बात तो फिर करेंगे, सोएंगे तो, है ना। उठने से चालू करते हैं। नियमितता यानी रेगुलरिटी इन दी ह्यूमन लाइफ। तो हम इस तरह से उठें कि सुबह सूरज निकलने के पहले शौच निवृत्त हो जाए, पाकिस्तान से आ जाए, मतलब जाकर के निपट ले सूरज निकलने के पहले। अब शहर के मित्र कहते हैं साहब गैस की तकलीफ बहुत है। तो गैस की तकलीफ बहुत है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है सूरज उग गया है और हम बिस्तर में पड़े। अब जो ही सूरज उगा तो अब जो आते हैं आपकी इंटेस्टाइन है, उनमें जो पड़ा हुआ मल है, जो स्टूल है, वो सड़ना शुरू कर देगा। उसके सड़न से फिर विरल यानी गैस बनने लगी। अब आप कहेंगे साहब पेट में गैस हो रही है, अब मतलब बैठ के क्या करो? अब मर्द है तो रो नहीं सकते भाई, मर्द को तो मुश्किल है ना, अजीब सी, मर्द बेचारा रो नहीं सकता और पेट में आफरा हो रहा। तो उस पेट को आफरे से बचाना, तो उसका सबसे बढ़िया और आसान तरीका वो ये, हम सुबह इस तरह से उठें कि सूरज निकलने के पहले शौच निवृत्त हो जाए।
अब आप कहेंगे साहब को पहले पकाना नहीं आता, तो आप 1 हफ्ते तक वो मुनक्का ले लीजिए, तो अगले हफ्ते में आपको सूरज निकलने के पहले पकाना होने लग जाएगा। बड़ी बात क्या है इसमें? 3 मुनक्का ही तो लेनी है, अपने 7 दिन की 21 मतलब मुनक्का छुट्टी। तो मतलब कहने का मतलब ये कि तरीका उसका है, हम वैसा कर सकते हैं। तो सूरज निकलने के पहले हम शौच निवृत्त हो जाएं, और हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम भी सूरज निकलने के पहले कर लें तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो ठीक है जब भी मौका पड़ा तब कर ली। देखिए अमेरिका के उस विश्वविद्यालय का नाम तो मैं भूल गया, शायद विस्कॉन्सिन, अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है विस्कॉन्सिन। तो अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालय हैं जो भारत के शास्त्रों पर शोध करते हैं। वो भारत में नहीं है, अमेरिका में है, परंतु शोध भारत के ग्रंथों पर करते हैं, जैसे आपका अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह वगैरह। तो उन्हें किसी ने वेद का मंत्र बताया, पुरो सूर्यात पुरो ऊषस, ये वेद का मंत्र है, मैंने नहीं बनाया है, चिंता नहीं करें आप, वेद का मंत्र है। उसका मतलब ये है कि हम निपटे पहले, किसके? सूरज उगने के पहले हम निपटे पुरो ऊषस। तो पुरो ऊषस का मतलब क्या? कि सूरज उगता है उसके पहले उषा आ जाती है, ललाई आ जाती है ना आसमान में, तो ललाई आ गई तो वेद मंत्र की भाषा में उषा आ गई, तो पूरा उषस। तो उन्होंने क्या किया था कि अमेरिका में 3 तरह के लोग लिए हैं जी। एक तो अपने ऐसे लोग कि जो सूरज निकलने पर निपटे, दूसरे वो लोग जो सूरज के पहले निपट जाए, और कुछ उनको 5-7 ऐसे भी मिल गए जो उषा के पूर्व निपटते थे। तो उन्होंने कई सैकड़ा लोगों पर यह आजमाइश ने प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद में जो अंतिम परिणाम पर पहुंचे तो वो कहते हैं कि ये जो पुरोउषस लोग हैं, जो सूरज अपने आसमान में जो ललाई है उसके निकलने के पहले जो पाखाना कर लेते हैं, उनके शरीर में एक नैसर्गिक रसायन, नेचुरल केमिकल बनता, उन्होंने नाम दिया सिंटोनिन, SYNTONIN, ये उन्होंने नाम दिया। तो वो जो सिंटोनिन है वो इस प्रकार का एक द्रव्य उत्पन्न होता कि उसके कारण से वो लोग प्रसन्न बदन होते, वो बहुत ही प्लीज्ड पर्सन होते हैं, और उनका व्यवहार ऐसा होता है, उनके व्यवहार से जो सामने वाला व्यक्ति है उसका भी तनाव। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भोजन सोने के 1 पहर पहले कर लें, और मूत्र त्याग की बात करें तो देखिए सुबह उठते ही सब पानी पिया और मूत्र त्याग कर लीजिए, कुछ खाया हमने उसके बाद मूत्र त्याग कर लीजिए। हम रात में सोएंगे तो सोने के पहले मूत्र त्याग अवश्य करें, और जब सोएं तो सर हमारा दक्षिण में ही हो। वेद का मंत्र है ना, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये जो भूमि है मैं इसका, ये मेरी माता है, ये जो पृथ्वी है मतलब उपजाऊ मिट्टी से, वो अपने सॉइल कहते कृषि में, SOIL सॉइल कहते उपजाऊ मिट्टी, मैं इसका पुत्र हूं। तो अब जो माता है पृथ्वी माता, तो उसका दक्षिणी ध्रुव, तो उसमें चुंबकीय सामंजस्य यानी मैग्नेटिक एडजस्टमेंट के लिए जो पुत्र मानव है उसका उत्तरी ध्रुव होना चाहिए। बहुत आसान सी बात, ठीक है ना। तो माता का मतलब पृथ्वी माता का दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिण दिशा, तो जो पुत्र पुत्री हैं उनका उत्तरी ध्रुव यानी मस्तिष्क सिर। तो ये चुंबकीय सामंजस्य हो गया, मैग्नेटिक एडजस्टमेंट हो गया इन बिटवीन अर्थ एंड दी सन ह्यूमन। और अब साहब हम तो दक्षिण में पांव करेंगे तो भैया गड़बड़ हो गई हो। अब जब कहते हैं ना साहब नींद नहीं आती, तो मैं सबसे पहले पूछता हूं कि तुम्हारा सर किधर होता है सोने में, तो कहते हैं साहब फलाने दिन बनेगा, अब से प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हारा सर दक्षिण में ही होगा। कि साहब ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो मैंने कहा फिर पूरब में, अगर दक्षिण में, दक्षिण आइडियल है, आदर्श नहीं कर सकते किसी वजह से, तो पूरब में कर लो। और अपना जो करवट है बाई हो, तो बाई करवट होगी ना, तो ये दक्षिण का सूर्य स्वर चलेगा, सूर्य स्वर चलेगा, तो जो आपका गैस्ट्रम जूस है वो जल्दी से जल्दी बन जाएगा। जो रस बनना चाहिए ना, भोजन
भोजन को रस तो बनना ही है, क्योंकि रस बनेगा तभी तो रक्त बनेगा। तो रस बन गया तो गैस्ट्रम जूस जो है वो जल्दी से जल्दी बने, तो ये सूर्य स्वर चलेगा तो वह गैस्ट्रम जूस, वो जो आपका आमाशय रस है वो जल्दी से जल्दी बनेगा और वो पूरा पूरा पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा जाता कि सर दक्षिण में होगा जब सोएंगे, और इसलिए कहा जाता कि करवट बाईं होगी। अब कोई कहता कि साहब मेरे को जुकाम बार बार हो जाता, तो उससे तो फिर रामस्वरूप यही कहेगा कि भैया तू दाएं करवट सोना, क्योंकि दाएं करवट जब सोएंगे तो ये वाम स्वर यानी चंद्र स्वर चलेगा। तो जैसे बहनें भाइयां बिल्कुल शीतल होती है ना, तो ये जो अपने स्वर क्या करेगा कि ये उसको ठीक करेगा। तो वो हर एक उस चीज का तरीका पूरा पूरा है क्या कि ये तो एक पूरा पूरा 2 दिन का शिविर हो, दूसरा कोई काम नहीं, सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहे आपस में बातचीत करें तो जाकर के बिंदु सारे पूरे होते हैं जी। तो ये इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रख करके अपने जीवन को जितना नियमित करेंगे उसी अनुपात में हम रोगों से लड़ सकेंगे। जो तरह तरह के रोग हैं वो हमको नहीं घेरें, हम पर हमला नहीं करें, और हमला कर भी देवें तो सफल नहीं होवें। इसके लिए छोटी छोटी सावधानियां बहुत जरूरी हैं, बहुत अच्छी हैं। और जो वो साबुन आप बनाएंगे ना घर में, तो देखिए नींबू के छिलके मत फेंकिए। आपका संतरा है तो संतरे का छिलका मत फेंकिए, इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि ये छिलके भी उसमें काम आ जाएंगे बिना प्लास्टिक का साबुन बनाने। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। इसमें कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप पूछो। साबुन बनाने का रेशो क्या डालना जी, साबुन बनाने का रेशो क्या डालना है? साबुन बनाने में क्या क्या बताया मैंने? एक तो आंवले का चूरा और हिंगोटा और आपकी शिकाकाई है ना। तो शिकाकाई तो सबसे कम, आंवला झाग। अब हिंगोटा तो ऐसा है कि हिंगोटे की भूमिका है वो अपने झाग बनाने की, जैसे रीठा झाग बनाता है ना, वैसे हिंगोटा झाग बनाता है जी। तो ये जो अपन दोनों लेंगे तो उससे मैं समझता हूं कि 5वां 6ठा हिस्सा हिंगोटा काफी है। हाँ, मुल्तानी मिट्टी भी थोड़ी सी, मतलब मुल्तानी मिट्टी उसको मतलब क्या करें कि चालनी से छान लें। तो चालनी से छान लिया तो फिर वो मृदु चूर्ण यानी फाइन पाउडर हो गया, क्योंकि हर चीज फाइन पाउडर होगी, मृदु चूर्ण होगी तो ही वो साबुन बनने के उसमें उपयोगी रहेगी, है ना। तो शिकाकाई का भी मृदु चूर्ण, आंवले का भी मृदु चूर्ण और मुल्तानी मिट्टी का भी मृदु चूर्ण।